अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। कंप्यूटर साइंस में फाइल सेपरेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता और इसी चीज़ को सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहा जाता। इसका मतलब कि अगर हम HTML में कोड कर रहे हैं तो HTML का एक अलग काम होगा, इसे एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर क्रिएट करना। HTML के थ्रू हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते और CSS के थ्रू हम स्टाइल कर रहे होते, और ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मान लें अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, और उस ऐप के लिए हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होता है, और यहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हम इस ऐप के लिए यूज़ करेंगे उनको हमने अलग अलग फाइल में कुछ इस तरह से लिखना होता है, कोड करना होता है। जैसे कि ये रहेगा JS का फाइल, ये रहेगा HTML का फाइल, ये रहेगा CSS का फाइल, और ये रहेगा Node.js का फाइल। कुछ इस तरह से हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डिफरेंट फाइल्स में लिख रहे होते और इसी को सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहा जाता। इससे क्या होगा, जैसे कि सुपरमार्केट को आप विजिट करते और डेली लाइफ में जो हम सुपरमार्केट से चीज़ें ले रहे होते, और इसमें आपको हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन दिया होता है। जैसे कि आपको फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट का अलग सेक्शन होता है, ड्राई फ्रूट का अलग सेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक चीज़ों का अलग सेक्शन होता है, सेम इसी तरह मेडिकल जैसे चीज़ों का अलग सेक्शन होता है। जैसे कि मान लें हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, और इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, और इन वेजिटेबल्स को भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और इन सेपरेशन को देखा जाए तो कितना इजी है अपना जो भी फेवरेट वेजिटेबल है उसे इसमें ढूंढना। पर क्या होता अगर इन सभी वेजिटेबल्स को एक बड़ा सेक्शन, इस तरह बड़ा डब्बा बना के इन सभी वेजिटेबल्स को इस बड़े डब्बे के इनसाइड डाला जाता, तो जो भी आपको वेजिटेबल इनमें से चाहिए होता तो इन सभी को मिक्स करने से वो चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। यही सेम कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में और कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ किया जाता ताकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल बना सके। तो अगर हम कोड को मिक्स करेंगे तो HTML के इनसाइड CSS को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। HTML में ऑलरेडी बहुत सारा कोड होता है, पर आप उसमें CSS को भी मिक्स कर रहे हो, तो ये बैड प्रैक्टिस कहलाई जाती। हमने हमेशा HTML को एक अलग फाइल में लिखना होता है, CSS को एक अलग फाइल में लिखना होता है, और फिर इन दोनों को हेड सेक्शन के इनसाइड ही कुछ इस टाइप का लिंक करना होता। तो एक फाइल में HTML आएगा, दूसरे फाइल में CSS आएगा, तो जब भी आपको HTML ढूंढनी है तो फर्स्ट फाइल की तरफ जाओगे जिसमें आपने HTML लिखा है, और अगर आपको CSS ढूंढनी है तो दूसरे फाइल की तरफ चले जाओगे जहाँ पे आपने CSS लिखा है। तो इस तरह आप अपने वेबसाइट के कोड को इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS पढ़ा, पर इन तीनों में से हमने यूज़ कौन सा करना है और इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस CSS को मिलती है। तो हम यहाँ पे एक H1 इंसर्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं दिस इज हेडिंग 1, और हमने यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नल शीट को यूज़ करना है। तो एक्सटर्नल शीट के लिए हम यहाँ पे एक लिंक जनरेट करेंगे, हेड सेक्शन के इनसाइड ही लिखेंगे यहाँ पे लिंक :CSS, एंटर करेंगे। इस नाम का यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, तो इस नाम का फाइल क्रिएट करना या तो CSS का फाइल क्रिएट करना, सबसे पहले href में आपने ये नाम ठीक करना होगा, और जिस टाइप का भी आपको फाइल चाहिए CSS का उसी टाइप का आपने इसका नाम रखना होगा। फिलहाल यही नाम ठीक है, और मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ, और ये फाइल नहीं है तो हम क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने फाइल को इस लिंक के थ्रू लिंक भी कर लिया प्लस क्रिएट भी कर लिया। अब जो स्टाइल शीट है ये एक स्पेशल नाम है जो कि .css वाले फाइल्स के लिए या तो CSS कोडिंग लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते। इसी तरह एक और नाम यूज़ किया जाता जिससे स्टाइल शीट कहा जाता। सेम इसी तरह index.html भी एक स्पेशल नाम है जिससे थ्रू हम अपने वेबसाइट का होम पेज डिफाइन कर रहे होते। तो स्टाइल शीट, index.html इस टाइप के नाम को हम स्पेशल नाम कह रहे होते। हमने यहाँ पे H1 को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1, और यहाँ पे हम कहते हैं कि H1 का बैकग्राउंड कलर हमें रेड चाहिए, और index.html पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर से index.html वाले फाइल को रन करते या अपने वेबसाइट को रन करेंगे तो हमें H1 का बैकग्राउंड कलर रेड दिख जाएगी। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS अगर यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, तो यहीं पे लिंक के जस्ट बाद ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरनल CSS, इसे कहेंगे इंटरनल CSS, और यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि इंटरनल CSS के लिए स्टाइल एलिमेंट का ही यूज़ किया जाता। इसमें हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा H1 है इसका बैकग्राउंड कलर हमें गोल्ड चाहिए। तो ये था एक्सटर्नल CSS, इसमें लिखते हैं एक्सटर्नल CSS, एक कमेंट दे देते हैं इसे, और ये रहेगा इंटरनल CSS। अब इन दोनों में से एक जगह से आ रहा है H1 के लिए रेड कलर, दूसरी जगह से H1 के लिए आ रहा है गोल्ड कलर, तो दोनों में से कौन सा कलर अप्लाई होगा बैकग्राउंड में। तो हमेशा ब्राउज़र ऊपर की तरफ से रीड करता है कोड को। जब ब्राउज़र यहाँ पे इस लिंक को देखेगा कि अच्छा लिंक किया गया एक स्टाइल शीट को, स्टाइल शीट की तरफ जाके यहाँ पे H1 को टारगेट करके उस पे बैकग्राउंड कलर रेड लगा लेगा। तो इस पॉइंट पे बैकग्राउंड कलर रेड हो चुकी है H1 की। पर जैसे ही ब्राउज़र नीचे देखेगा कि अच्छा इंटरनल CSS का भी यूज़ किया गया है और इसमें H1 को बैकग्राउंड कलर गोल्ड दिया जा रहा है, तो ये वाली जो CSS है ये ओवरराइट करेगा ये ऊपर वाले CSS को,
तो यहाँ पे रेड था कलर, बैकग्राउंड कलर रेड था, पर इस पॉइंट पे बैकग्राउंड कलर वापस गोल्ड हो चुका है। तो हमें यहाँ पे जो H1 का बैकग्राउंड कलर है वो गोल्ड दिखने वाला। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि HTML के एलिमेंट्स के करीब जो भी CSS सबसे करीब होगा, सबसे नियरेस्ट होगा, वही CSS माना जाएगा। तो ये वाला CSS दूर है। फिर वापस देखा गया कि अच्छा इंटरनल CSS करीब है यहाँ पे एलिमेंट के, तो वापस H1 का बैकग्राउंड कलर गोल्ड हुआ। पर क्या हो अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को Ctrl+X कट कर ले और यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट के जस्ट बाद लगा ले। अब वापस यहाँ पे रूल्स आगे पीछे हो गए। अब भी ब्राउज़र यहाँ पे टॉप से नीचे की तरफ ही कोड को रीड करेगा। जैसे देखा कि इंटरनल CSS में H1 को टारगेट करके उसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड कलर बैकग्राउंड में अप्लाई हो चुकी है। फिर जब देखा गया कि अच्छा लिंक भी किया गया एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट और उसमें बैकग्राउंड कलर वापस रेड किया जा रहा है, तो ये जो रेड कलर है ये ओवरराइट कर लेगा इस गोल्ड कलर को। तो बैकग्राउंड कलर हमें इस वक्त रेड मिलने वाली। अब जो भी CSS HTML के एलिमेंट्स के सबसे करीब होगा वही CSS माना जाएगा। अगर हम यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर ले, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में हम लिख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर लो aqua। अब कौन सा CSS HTML के एलिमेंट के सबसे करीब है? तो जाहिर बात है इंटरनल CSS सबसे दूर है, पर सबसे करीब इस वक्त इनलाइन CSS है इस वाले एलिमेंट के। तो यहाँ पे H1 और H1 की लाइन में ही आप स्टाइल लिख रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनलाइन CSS है ये HTML के एलिमेंट के सबसे ज़्यादा करीब है। तो सबसे पहले ये कलर अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद ये कलर अप्लाई हुआ जो यहाँ से आ रहा है, मतलब गोल्ड पहले अप्लाई हुआ, फिर ओवरराइट किया रेड ने गोल्ड को, और फिर यहाँ पे जो aqua कलर है ये ओवरराइट कर रहा है यहाँ पे रेड को। तो इस वक्त हमें जो बैकग्राउंड कलर है वो aqua दिख रही होगी। तो हमने इस वाले CSS को हमेशा अवॉइड करना है क्योंकि ये यहाँ पे सारे रूल्स को ब्रेक कर लेता है। जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के रूल्स है उन्हें ब्रेक कर लेता। तो हमने इस वाले CSS को बहुत ही कम यूज़ करना, पर जहाँ पे हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं उसी पॉइंट पे अगर आप यूज़ करते तो ठीक है, पर हर एक एलिमेंट के लिए हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि कोड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया और छोड़ दिया। अब वो कोड आगे मेंटेन भी करना, उसमें नए फीचर्स डालने हैं, नए ऑप्शंस डालने हैं, नया चीज़ ऐड करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको कोड को बार बार मेंटेन करना होता है। अगर आप इनलाइन CSS का यूज़ करते हो तो कोड मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता और कोड को मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए एक्सटर्नल CSS को। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट था, और स्टाइल शीट का मतलब कि कोई ऐसा शीट, कोई ऐसा फाइल जिसमें .css एक्सटेंशन आपको मिलता है, फाइल फॉर्मेट .css, पर उसमें आप CSS का कोड लिख रहे होते हो। पर कैस्केडिंग का मतलब है कि अगर आप मल्टीपल CSS को यूज़ करते हो तो उनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस CSS को दी जाती है। जैसे आपने अभी देखा कि इनलाइन CSS को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, पर इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में जो भी फाइल पहले आ जाएगा, जो भी CSS पहले आ जाएगा, उसी CSS को प्रायोरिटी दी जाती है। अभी फ़िलहाल हमें ये समझ आ रही होगी कि इंटरनल CSS पहले अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद एक्सटर्नल CSS आया, उसने वो राइट कर लिया इंटरनल CSS को, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे इनलाइन CSS आया, उसने वो राइट कर लिया यहाँ पे एक्सटर्नल CSS को। तो इस वक्त हमें H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो aqua दिखने वाली। अब एक और कीवर्ड है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट कीवर्ड को भी अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने कोड के मैनेजमेंट को मैसी कर लेते हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर लेते हो। तो अगर आप यहाँ पे चाहते कि ये जो ऊपर वाला CSS है ये मुझे अब भी HTML के लिए और H1 के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे गोल्ड कलर के जस्ट आगे इम्पोर्टेंट कीवर्ड दे सकते। अब जैसे आपने इम्पोर्टेंट कीवर्ड दे दी तो H1 का आगे जितने भी ओवरराइट होगा, जैसे कि यहाँ से रेड आ रहा है और यहाँ से aqua आ रहा है, इन दोनों को इग्नोर किया जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वाले कलर को आपने इम्पोर्टेंट समझना है और इसी कलर को आप फिक्स रख लो। अब वापस चले जाएंगे वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में गोल्ड कलर दिख रही होती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इम्पोर्टेंट कीवर्ड को, फिर उसके बाद इनलाइन CSS को, उसके जस्ट बाद इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS में जो भी एलिमेंट के करीब होगा उसे प्रायोरिटी पर दी जाती है। इन फ्यूचर जब भी हम कोड कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले अवॉइड करना है इनलाइन CSS को, और दूसरा यहाँ पे जो इंटरनल CSS इसे भी हमने अवॉइड करना है। हमने यहाँ पे जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करनी होगी और CSS को लिखना होगा तो CSS के लिए एक अलग सा फाइल, और इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ CSS की कोडिंग आ रही होगी, और इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ हमने HTML लिखना है। तो हमने यहाँ पे दो सेपरेट और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग फाइल्स क्रिएट कर लिए। ये वाली जो फाइल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी HTML का, और ये जो फाइल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा CSS का। तो बस यही था फाइल सेपरेशन और कैस्केडिंग। नेक्स्ट समझते ज़ेन कोडिंग को।